हेलो स्टूडेंट्स, हमने हमारे कुछ क्लासेस से पंक्चुएशन के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को कवर किया था। सबसे पहले हमने कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने देखा था फुल स्टॉप के बारे में, बाद में हमने देखा एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बारे में। अभी रिसेंटली लास्ट क्लास में हमने एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पोजीशन और कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। पोजीशन मतलब किसी के अधिकार में अगर हमको कुछ बताना है सेंटेंस में, तो उसके लिए हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते थे। और कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग था शॉर्ट एंड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, मतलब अगर हमको वर्ड के शॉर्ट एंड फॉर्म अगर दिखाना है किसी सेंटेंस में, जैसे हमने देखे थे डिडंट, कुडंट, इस तरह का अगर हमको वर्ड दिखाना है, शॉर्ट एंड फॉर्म दिखाना है, तो हम उसके लिए एपोस्ट्रोफी यूज़ करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा था कोटेशन मार्क के बारे में। कोटेशन मार्क हम यूज़ करते थे उस टाइप के सेंटेंसेस में जो किसी ने बोला हुआ हो, मतलब किसी से बोला हुआ स्टेटमेंट हो, जैसे सेड बाय समवन, अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो तो उस टाइप के सेंटेंसेस में हम कोटेशन मार्क का यूज़ करते थे। और उसके बाद हमने ऑब्लिक के बारे में पढ़ा था। ऑब्लिक के हमने बहुत सारे रूल कर देखे थे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट रूल था कि हम उसको और के इंस्टेंट में यूज़ करते थे। अगर ऐसे सेंटेंसेस जहाँ पे हमें और की नीड ना हो, इस टाइप के इसमें हम एपोस्ट्रोफी यूज़ करते थे, जैसे सर और मैडम, जैसे ही और शी, इस टाइप का अगर हमें कुछ दिखाना है, बॉयज़ और गर्ल्स, अगर इस टाइप का हमको किसी सेंटेंस में दिखाना है तो हम ऑब्लिक का यूज़ करते थे। ठीक है, आज की क्लास में हमको कॉमा के बारे में पढ़ना है, इलिप्सिस के बारे में पढ़ना है। मैंने बोला था एपोस्ट्रोफी और कॉमा में डिफरेंस होता है। जैसे एपोस्ट्रोफी को हम यहाँ पे इस तरह से शो करते थे और कॉमा को हम नीचे में वर्ड्स के मतलब वर्ड्स के बीच में शो करते हैं। देखो, ठीक है। अब देखो, एपोस्ट्रोफी के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉमा के बारे में पढ़ेंगे कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कॉमा के बारे में। कॉमा, तो देखो कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है। इसमें ना बहुत सारे रूल्स है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम लोग वन बाय वन विथ एग्जांपल सभी रूल्स पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहला रूल क्या है, कॉमा कहाँ यूज होता है। कॉमा यूज होता है जहाँ मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज का सेंटेंस हो जो कंजंक्शन के साथ जुड़ा हो। इट इज यूज इन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंटेनिंग कंजंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या है, इट इज used in two independent clauses containing conjunctions। ठीक है, हमने जब क्लॉजेस के बारे में पढ़ा था तब हमने उसमें क्लॉजेस टू टाइप्स के देखे थे। एक देखा था इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा देखा था डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज में हमने पढ़ा था कि इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो खुद में ही खुद को कंप्लीट करते हैं, उससे खुद को कंप्लीट करने के लिए किसी और क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज के केस में ऐसा नहीं था। डिपेंडेंट क्लॉज की केस ऐसी थी कि उसको खुद को कंप्लीट करने के लिए हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज की नीड थी। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के स्टेटमेंट होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक नहीं दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐसे जिसमें एक कंजंक्शन हो, उस तरह के स्टेटमेंट में हम कॉमा यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, रिया wanted to buy sweets but she didn't have enough money। अब देखो, ये दोनों स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज के। रिया वांटेड टू बाय स्वीट्स, मतलब वो स्वीट्स खरीदना चाहते, सेंटेंस कंप्लीट है, बट शी डिडंट हैव मनी, इनफ मनी, पर उसके पास जितना स्वीट को लेने के लिए पैसे चाहिए उतने पैसे नहीं, इनफ मनी नहीं है उसके पास। तो देखो, दोनों सेंटेंसेस खुद में खुद को कंप्लीट है। यहाँ पे बट आया है, बट हमारा क्या है, कंजंक्शन है, कंजंक्शन। ठीक है, देखो हमने हमारे रूल को यहाँ पे सेटिस्फाई किया। देखो रूल क्या बोल रहा है, इट इज यूज्ड इन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंटेनिंग कंजंक्शन। देखो, यहाँ दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है जिसमें हमारा ये कंजंक्शन आया है और इसको हमने इस कॉमा के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, तो देखो हमारा पहले रूल के हिसाब से हमने एग्जांपल भी देख लिया। अब देखो दूसरा रूल क्या बोलता है। पहला रूल समझ में आया ना, पहला रूल बहुत सिंपल है। हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज पढ़े थे। अगर याद नहीं आ रहे होंगे तो एक बार इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज वाला एक बार वीडियो देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना और उसके बाद ये देख लेना कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या आते थे। ठीक है,
इंडिपेंडेंट क्लॉजेज इस तरह के दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जिसमें एक कंजंक्शन होता है, इस तरह के जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं उनको हम कॉमा के साथ ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला मतलब पहला रूल। अब दूसरा रूल देखो, इट इज यूज इन सेंटेंसेस विच कंटेनिंग सीरीज ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इट इज यूज्ड इन सेंटेंसेस containing series of words। अब ऐसा क्यों बोला है तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें बहुत सारे वर्ड्स है, एक ही सेंटेंस में है, तो हम उसको कॉमा कॉमा देके उसको शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ट्रीज गिव अस, हमको पेड़ से क्या क्या मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे सबसे पहले मिलता है पेपर, ठीक है, कॉमा मेडिसिन, कॉमा ऑयल, कॉमा डाई। डाई मतलब जो हम बालों में वगैरह डाई यूज करते हैं या फिर कपड़ों को लगाने के लिए जो डाई यूज होता है वो डाई भी हमें पेड़ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। उसके बाद हमको ग्लू मतलब गम, वो भी हमको पेड़ से मिलता है। उसके बाद रबर जो रबर आप यूज़ करते हैं वो रबर, या फिर जो टायर्स में ट्यूब में रबर होता है, इस तरह के जो रबर्स होते हैं वो भी हमें पेड़ से मिलते हैं। एंड परफ्यूम्स, ठीक है, इतना सब कुछ हमको पेड़ से मिलता है। लेकिन हमारा मेन पॉइंट ये नहीं है कि पेड़ से हमको क्या मिलता है, हमारा मेन पॉइंट ये है कि हमको इसमें देखो ये एक सेंटेंस है जिसमें वर्ड की सीरीज है, बहुत सारे वर्ड्स है, जैसे पेपर है, मेडिसिन है, ऑयल है, डाइज है, गम है, रबर है, परफ्यूम्स है। तो देखो ये सभी वर्ड्स को हमने सिंपल एक कॉमा से सेपरेट किया है। एक ही सेंटेंस है, बस वर्ड्स अलग अलग सेपरेट किए। लेकिन यहाँ पे एक बात रिमेंबर करना, यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम एंड यूज कर रहे हैं तो या एंड के पहले और एंड के बाद में आपको कॉमा यूज नहीं करना है, ठीक है। सेंटेंसेस में देखो हमने सीरीज ऑफ वर्ड्स देखे तो हमने हर वर्ड के बाद कॉमा लगाया है, ठीक है। लेकिन लास्ट वर्ड के पहले हमने यहाँ एंड लिख दिया। अगर यहाँ एंड आ चुका है तो आपको यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे इस तरह से कॉमा नहीं देना है, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। देखो सिंपल क्या बोला हमने, इट इज यूज इन सेंटेंसेस कंटेनिंग सीरीज ऑफ वर्ड्स। इस तरह का सेंटेंस है जिसमें वर्ड्स की सीरीज है, जैसे ट्रीज गिव अस पेपर, मेडिसिन, ऑयल, डाई, गम, रबर एंड परफ्यूम। इतना सब कुछ हमको प्लांट से मतलब ट्री से मिलता है, तो हमने ये सारे वर्ड्स को सेपरेट किया है सिंपल कॉमा के साथ। और ये याद रखना कि एंड के पहले और एंड के बाद में कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। ये हो गए दो रूल्स कॉमा के लिए, ठीक है। और एक रूल देखो, अब देखो फर्स्ट रूल में और थर्ड रूल में कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट रूल में क्या बोला, इट इज यूज इन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कंटेनिंग कंजंक्शन, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो और कंजंक्शन से जुड़ा हो। लेकिन थर्ड पॉइंट के हिसाब से मतलब जो थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे उसमें ये है कि हम इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए कॉमा का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे इट इज यूज in sentences, it is used in sentences containing independent and dependent clause, ठीक है। इस तरह का सेंटेंस जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है और डिपेंडेंट क्लॉज भी है, मतलब आपको पता है ना डिपेंडेंट क्लॉज विदाउट इंडिपेंडेंट क्लॉज इनकम्प्लीट है, तो इसी तरह का सेंटेंस है जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज भी और डिपेंडेंट क्लॉज भी है। दोनों क्लॉजेस को मतलब एक स्टेटमेंट में दोनों क्लॉजेस को, दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज singing a song, comma, because he is happy। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, he is singing a song, वो गाना गा रहा है, ठीक है। ये हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल।
बिकॉज ही इज हैप्पी, ये देखो ये डिपेंडेंट क्लॉज। इनकम्प्लीट सेंटेंस है बिकॉज ही इज हैप्पी, क्योंकि वो खुश है। क्यों खुश है, इस बात का रीजन यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये इनकम्प्लीट, मतलब थोड़ा सा इनकम्प्लीट बोले तो मतलब ये मीनिंगफुल नहीं है उतना, तो इसलिए ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज का हुआ। और यहाँ पे देखो ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये खुद में खुद को कंप्लीट कर रहा है, एक कंप्लीट और मीनिंगफुल स्टेटमेंट बना, तो ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज का स्टेटमेंट। और दोनों स्टेटमेंट को हमने सेपरेट करने के लिए यूज किया है कॉमा। ठीक है, समझ में आया थर्ड रूल। पहले रूल में क्या था कि सिर्फ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जिसमें कंजंक्शन था उसमें हम कॉमा यूज करते थे यहाँ पे, लेकिन इसमें क्या बोला है, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को जिस अगर एक स्टेटमेंट में लिखा हो तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, ये हुआ थर्ड रूल। अब फोर्थ रूल देखते हैं। देखो, अगर जैसे हमने वर्बल क्वेश्चन पढ़े थे, वर्बल क्वेश्चन में जो आंसर था वो रिक्वायर्ड था सिर्फ यस और नो के लिए। ठीक है, मतलब जो वर्बल मतलब जिसमें वर्बल स्टेटमेंट है, अगर वर्बल सेंटेंस है, और अगर हमको उसको आगे कंटिन्यू करना है सेंटेंस को, अगर हमको उसको सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करना है, और जैसे वर्बल सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम बोल रहे हैं यस या हम बोल रहे हैं नो, लेकिन हमको इसको आगे भी कंटिन्यू करना है, तो हम इसको एक कॉमा लगा के इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे यस आई डू हुआ सेंटेंस, या फिर जैसे नो ही डिडंट। तो देखो स्टेटमेंट को देखो, एक वर्बल सेंटेंस है, जैसे वर्बल सेंटेंस बोला था हमने वर्बल क्वेश्चन में कि उसमें आंसर रिक्वायर्ड होता है आइदर यस और नो में। ठीक है, मतलब या तो यस में या तो नो में आंसर रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर हमको इस सेंटेंस को आगे कंटिन्यू करना है तो सबसे पहले हमको यहाँ पे कॉमा लगाना है और उसके बाद हम सेंटेंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये और भी आगे कंटिन्यू हो सकता है, लेकिन हमने इस एग्जाम्पल में सिर्फ इतना ही दिखाया कि जैसे देखो यस आई डू, ठीक है, जैसे नो ही डिडंट। ठीक है, तो इस तरह के और भी रूल्स है जिसको हमको और भी पढ़ना है आगे। तो पहला रूल था जिसमें हम टू इंडिपेंडेंट क्लॉसेज है जिसमें कंजंक्शन का यूज होता है, और ऐसे भी सेंटेंस है जिसमें सीरीज ऑफ वर्ड्स होते हैं उसमें भी हम कॉमा यूज करते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को शो करना है तो उसके लिए भी हम कॉमा यूज करते हैं, और या फिर ऐसे सेंटेंसेस मतलब वर्बल सेंटेंसेस जिसको अगर हमको आगे कंटिन्यू करना है तो हम कॉमा का यूज करते हैं। ठीक है, तो और भी रूल्स देखते हैं आगे। तो हमने कॉमा के लिए 4 रूल्स पढ़े, अब हमको 5th रूल में पढ़ना है। अब देखो, अगर कोई इस तरह का स्टेटमेंट है जिसमें किसी पर्सन को, किसी एनिमल को या किसी थिंग को अगर संबोधित करके कोई सेंटेंस बोला गया हो तो उस तरह के सेंटेंसेस में हम कॉमा का यूज करते हैं। लेकिन कहाँ, वो भी देखो। अगर जैसे किसी पर्सन को, अगर एनिमल को या किसी थिंग को, थिंग मतलब कोई भी वस्तु, मतलब कोई भी चीज जिसको अगर संबोधित करके अगर कोई सेंटेंस बनाया हो, ठीक है, अगर कोई सेंटेंस बनाया हो उसको संबोधित करके तो उसमें हम कॉमा का यूज करते हैं। लेकिन एक बात देखो, अगर उस पर्सन का नाम पहले आया हो सेंटेंस में पहले अगर उस पर्सन का नाम आया हो तो उस पर्सन के नाम के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, इन केस अगर उस पर्सन का नाम सेंटेंस के लास्ट में आया हो तो पूरा सेंटेंस होने के बाद और उस पर्सन के नाम के पहले कॉमा आएगा। कंफ्यूज हो गया? एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम बोलेंगे यहाँ जिया गिव मी अ बुक, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल देखो, गिव मी अ बुक जिया। पहले क्या बोला मैंने, देखो हमने क्या बोला था कि पर्सन, एनिमल और थिंग को अगर संबोधित करके अगर कोई स्टेटमेंट हो तो उसमें कॉमा देते। लेकिन सबसे पहली बात, अगर सेंटेंस में पर्सन का नाम पहले आया हो तो उसके नाम के बाद कॉमा देना। ठीक है, ये पहले बोला था। उसके बाद क्या बोला था, अगर पर्सन का नाम स्टेटमेंट में लास्ट में आया हो तो पूरा सेंटेंस होने के बाद और पर्सन के नाम के पहले कॉमा देना। देखा कितना इजी था? क्या है, सिंपल है। अगर किसी पर्सन, एनिमल, थिंग को अगर संबोधित करके कोई सेंटेंस बोला हुआ है तो उस सेंटेंस में अगर पर्सन का नाम पहले आया है, स्टेटमेंट में सबसे पहले अगर पर्सन का नाम आया है तो उसके नाम के बाद कॉमा आएगा,
और अगर स्टेटमेंट पहले आ गया और पर्सन का नाम बाद में आया तो उसके नाम के पहले और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद कॉमा आएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला वाला, मतलब हमारा पहला रूल और एक फिफ्थ रूल। ठीक है, अब देखो सिक्स्थ रूल। सिक्स्थ रूल में क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्यों लिखा है। ठीक है, बाद में सिक्स्थ रूल के बारे में पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पे क्यों लिखा है। तो देखो, अगर स्टेटमेंट में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर हमारा स्टेटमेंट शुरू हुआ है, ठीक है, जैसे अगर सपोज फॉर एग्जांपल देखो, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमारा स्टेटमेंट शुरू हुआ है तो स्टेटमेंट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का स्टेटमेंट होने के बाद और मेन क्लॉज के पहले, ठीक है, मेन क्लॉज शुरू होने से पहले और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद हमको कॉमा लगाना है। ठीक है, अगर सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किस तरह का, जैसे टिल, बिफोर, व्हेन, वेयर, बिटवीन, थ्रू, ऑल्दो, इफ, सिंस, इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अगर हमारा कोई स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है तो मेन क्लॉज के पहले हमारा कॉमा आएगा। देखो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इफ यू पुल द चेन, if you pull the chain the train will stop, train will stop। देखो इस स्टेटमेंट में ये जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है और ये हमारा मेन क्लॉज, इसके पहले इसके बीच में हमारा हमने कॉमा दिया। ठीक है, इफ यू पुल द चेन, अगर तुमने चेन खींची तो ट्रेन रुक जाएगी, द ट्रेन विल स्टॉप। ठीक है, तो अगर इस तरह का कोई स्टेटमेंट हो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ हो तो मेन क्लॉज के पहले और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद आपको कॉमा देना है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुहावरा, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, वो इसका मीनिंग है वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो देखो, तो इस तरह का ये देखो, ये स्टार्ट हुआ है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ, यहाँ से यह हुआ स्टेटमेंट, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ वो स्टेटमेंट और इसके बाद हमारा मेन क्लॉज और इसके बीच में हमने लगाया कॉमा। तो ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी देखो इसमें क्या देखा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में, यहाँ पे देखो इतने सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। क्या पढ़ा रूल में, अगर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ अगर हमारा स्टेटमेंट शुरू हुआ है तो उसके बाद और मेन क्लॉज के पहले आपको कॉमा लगाना है, जो हमने एग्जांपल से किए। अब देखो सिक्स्थ रूल के बारे में, अगर देखो कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हमको बार बार सब्जेक्ट को रिपीट नहीं करना है, ठीक है, अगर हमको सब्जेक्ट की रिपीटेशन शो करनी नहीं है, रिपीटेशन, अगर हमको सब्जेक्ट की रिपीटेशन शो नहीं करनी है तो हम उस सेंटेंस में या उस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम कॉमा का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आई गिव हिम अ बुक एंड अ पेन एंड हर अ पेन। ठीक है, तो देखो अगर हम इस सेंटेंस को चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते थे, आई गिव हर अ पेन। ठीक है, जैसे आई गिव, तो ये जो सब्जेक्ट था इसकी रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमने एक सिंपली कॉमा का यूज किया है और फिर हमने कंजंक्शन डाल के इस सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो देखा कॉमा के लिए हमने कितने सारे रूल्स देखे। सबसे पहले हमने देखा था कि अगर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है उसको जोड़ने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि अगर सेंटेंसेस में अगर हमको वर्ड्स की सीरीज को शो करना है तो उसके लिए भी कॉमा यूज करते थे। उसके बाद देखा था इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को अगर हमको जोड़ना है किसी सेंटेंस में उसके लिए भी हम कॉमा यूज करते थे। उसके बाद वर्बल स्टेटमेंट हो, अगर हमको यस और नो के बाद सेंटेंस को रिपीट करना है तो हम लोग पहले कॉमा लगाते थे और फिर के सेंटेंस को मतलब कंटिन्यू करते थे, रिपीट नहीं कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके बाद हमने और देखा था जैसे अगर पर्सन, एनिमल और किसी थिंग को अगर हमको उसको संबोधित करके कोई सेंटेंस लिखना है
तो हम सबसे पहले कॉमा लगाते थे। इनकेस अगर सेंटेंस पहले हो और पर्सन का नाम लास्ट में हो तो पर्सन के नाम के पहले और सेंटेंस के बाद कॉमा लगाते। उसके बाद हमने देखे थे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अगर सेंटेंस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ स्टार्ट हुआ है तो कंजंक्शन के बाद और मेन क्लॉज के पहले कॉमा आएगा। उसके बाद हमने देखा था अगर हमको स्टेटमेंट में सब्जेक्ट की रिपीटेशन शो नहीं करनी है तो भी हम कॉमा का यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं इलिप्सिस के बारे में। तो देखो हमने कॉमा कंप्लीट किया, अब हमको पढ़ना है इलिप्सिस के बारे में, जिसको हम, और एक बात याद रखना, इलिप्सिस को सिर्फ ओनली 3 डॉट से शो करना है, 3 या कभी कभी 4 डॉट्स, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए, ठीक है। देखो इसके बीच का जो गैप है वो सेम है, ठीक है। और या फिर इस तरह से हम 4 डॉट से भी इलिप्सिस को शो करते हैं। जो इतने सारे से ऐसे डॉट दिखाते हैं ना वो इलिप्सिस का मतलब शो करने का रॉन्ग तरीका है, ठीक है। इलिप्सिस जो है वो मेनली या तो 3 डॉट से या तो 4 डॉट से शो करते हैं, ठीक है। तो देखो इलिप्सिस का यूज का बहुत जगह देखा है हमने इलिप्सिस को, पर कभी इतना मतलब उसके बारे में गौर नहीं किया है कि ये पंक्चुएशंस में आता है, ठीक है। तो देखो इलिप्सिस का यूज किया हमने, क्या लिखा है, ओमिशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। अगर कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है और हमने क्या लिखा, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स याद रखो। जैसे अगर कोई स्टेटमेंट है उसमें हमको अगर कुछ वर्ड्स या कोई सेंटेंस में से कुछ आधा पॉइंट मतलब आधा सेंटेंस अगर हमको उसमें ओमिट करना है, मतलब उसमें से थोड़ा कट करना है, लेकिन उसको इस तरह से कट करते हैं कि उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, उसको हम इलिप्सिस से शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे कि आपको बोलना है 1 2 3 अप टू 100, मगर मतलब जैसे आप उसको बोलेंगे यू हैव टू से फ्रॉम 1 2 3, इसके बाद हम डॉट डॉट शो करेंगे अप टू 100। अगर आपको उस छोटे बच्चे को बोलना है कि आपको 1 2 3, अब आप उसको पूरा तो नहीं बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना सब कुछ बोलो करके, नहीं ना। तो इसलिए आप यहाँ पे सिंपली शो करेंगे डॉट डॉट डॉट, मतलब इलिप्सिस शो करते हैं जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 100, मतलब तुमको 1 से लेके 100 तक काउंटिंग करना है, ठीक है। इसके अलावा और एक एग्जाम्पल जैसे शी हैव अ कैलकुलेटर, she had, okay, she had लिखना है, she had a calculator, a pen, और फिर अब इतना सब कुछ, उसके पास तो कुछ भी हो सकता है, इतने सारे चीजें जैसे कि पेन पेंसिल बुक बैग ड्रेस सैंडल बहुत कुछ, हम इतना सारा मेंशन नहीं करेंगे, तो हम इसको सिंपली मेंशन करने के लिए डॉट डॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो इलिप्सिस का बहुत सिंपल यूज और सिंपल मीनिंग है कि हमको अगर वर्ड को ओमिट करना है या सेंटेंस को ओमिट करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, तो वैसे केस में हम इलिप्सिस का यूज करते हैं। इसके अलावा आपने ऐसे डॉट डॉट कहीं और भी देखे होंगे, जिससे आप देखो छोटे बच्चों की जो वर्कशीट होती है, मतलब उनका क्वेश्चन पेपर, तो अब उसके इसमें लिखा होता है जैसे राइट 2 फ्रूट्स नेम, तो उनको क्वेश्चन में दिया होता है ए डॉट 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 और बी डॉट डॉट डॉट, लेकिन इसमें डॉट्स बहुत सारे रिपीट होते हैं, लेकिन हमारे इलिप्सिस में मेनली सिर्फ हम लोग सिर्फ या तो 3 डॉट्स दिखाते हैं या तो 4 डॉट्स दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में कॉमा और इलिप्सिस के बारे में पढ़ा है, हमको और भी आगे पढ़ना है जैसे कॉलन सेमी कॉलन वगैरह, ये सब कुछ हम लोग हमारी इस क्लास में मतलब कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।